हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ भाई CTET की। CTET का सेकंड पेपर SST। ठीक है भाई, SST का मैंने 2 वीडियो डाली है छोटी छोटी कर करके। आपको ये समझाया गया है कि आपको SST की तैयारी कैसे करनी है। देखो, बिना NCERT बुक के आप SST की तैयारी नहीं कर सकते और ना ही आप एग्ज़ाम निकाल सकते। ठीक है भाई, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपकी SST की तैयारी करा रहा हूँ। क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को पेपर है आपका। कब को है भाई? 7 जुलाई 2024 को पेपर है आपका। अब ये पेपर आपका बिल्कुल सारा NCERT से ही आएगा। NCERT बुक से आपका बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको पूरा देखो, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि अगर आप 6 क्लास की और सॉरी 6 क्लास की बुक और 7 क्लास की बुक, अगर 6 क्लास की बुक और 7 क्लास की बुक भी आपने पढ़ ली, ठीक है, क्योंकि 6 क्लास की जो बुक है सामाजिक अध्ययन की, उसकी भी 3 बुक और 7 क्लास की भी 3 बुक है, और जो 8 क्लास की है इसकी भी आपकी 3 बुक है। यानी कि वैसे तो कुल मिलाकर के 9 बुक होती है। कितनी बुक होती है? 9 बुक होती है। ठीक है, तो इस 9 बुक के लिए आपको सिर्फ 9 में से सिर्फ अगर आपने 6 बुक भी पढ़ ली ना, तो आपका सारा पेपर वहीं से मिल जाएगा। कितनी? सॉरी, अगर आपने 7वीं और 6ठी की मिला करके 6 बुक आपने अगर पढ़ ली, ठीक, अगर आप 6ठी क्लास की बुक को तीनों पढ़ेंगे, देखो पहली जो बुक है हमारी, मैं जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, ये कक्षा 6 की पहली बुक है हमारे अतीत, ठीक, और दूसरी बुक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, और तीसरी बुक है इसमें पृथ्वी हमारा आवास। ठीक है, इन तीनों बुक से कम 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन कंटेंट यहीं से ही पूछा जाएगा। ठीक है भाई, 20-25 नंबर का कंटेंट क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। बिल्कुल, वो नहीं यकीन आता तो मैं अब आपको तैयारी करा रहा हूँ, उसमें आप देख लेना कैसे वो आपको पूछता है। ठीक है भाई, सिर्फ मेन चीज़ लेकर के चलूँगा कि वो क्या पूछता है। देखो, कक्षा 6 की पहली बुक है हमारे अतीत, और पहला चैप्टर है प्रारंभिक कथन, क्या, कब और कहाँ कैसे। ठीक है भाई, ये NCERT बुक है। देखो, NCERT बुक में लोग कहाँ रहते थे आप रेफर कर लेना। ठीक है भाई, देखो लोग कहाँ रहते थे, पहला पॉइंट ये है कि नर्मदा नदी। ठीक है भाई, कहाँ से है? नर्मदा नदी, सॉरी, ये कह रहा है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। और नर्मदा नदी का पता लगाने के लिए क्या कह रहा है भाई कि अब देखो, कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के तट पर लोग रहा करते थे। क्या करते थे भाई? लोग रहा करते थे। जो आरंभिक लोग हैं वे क्या कहलाते थे? कुशल संग्राहक थे। क्या थे भाई? कुशल संग्राहक। ठीक है, अगर देखो एग्जामिनर सीधा पूछेगा कि नर्मदा कई लाख वर्ष पहले किस नदी के तट पर लोग रहा करते थे, तो वह है नर्मदा नदी। ठीक है, क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट यहाँ से बनेगा, नर्मदा नदी से। ठीक है भाई, दूसरी बात कि जो आरंभिक लोग थे वे क्या थे? वे थे कुशल संग्राहक। ठीक है भाई, तो यहाँ और तीसरी बात है कि वे जानवरों का आखेटक यानी कि शिकार करते थे। क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, पर एग्जामिनर फेस टू फेस क्वेश्चन बनाता है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। यानी कि अब क्वेश्चन पूछेगा क्या कि अब से कई लाख वर्ष पहले जो लोग जिस नदी के तट पर रहा करते थे उस नदी का नाम बताइए। तो वो नदी है नर्मदा नदी। ठीक है भाई, और आरंभिक ऐसे भी पूछ सकता है कि आरंभिक लोग में से कुछ कुशल संग्राहक थे और कई लाख वर्ष पहले नदी के तट पर रहा करते थे। तो 4 ऑप्शन हमें मिल जाएंगे। तो कौन सी नदी है? वह नर्मदा नदी।
ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक चलता है क्योंकि ये टॉपिक आपका यहाँ से हो गया कंप्लीट। ठीक है भाई, यहाँ से आपका इस तरह क्वेश्चन बनेगा। अब आते हैं हम इस टॉपिक पर। 21 जनवरी 2024 को जब हमारा पेपर हुआ था एसएसटी वाला, यानी कि सेकंड पेपर हुआ था, तो वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गेहूं और जौ की फसल सबसे पहले स्त्री पुरुष ने किस पहाड़ी पर उगाई। ठीक है भाई, यानी कि उगाई। तो उसमें मासी दे रखा था कि सुलेमान किरथर पहाड़िया। ठीक है भाई, क्या दे रखा था? सुलेमान किरथर पहाड़िया ऑप्शन में था। पहाड़ी शब्द की जगह क्या दे रखा था? हिल्स शब्द दे रखा था, हिल्स। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मतलब पहाड़ी को इंग्लिश में हिल्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका 21 जनवरी 2024 को आया था। यही क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। एग्जामिनर ने क्या पूछा था कि आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की जो फसल उगाई थी वो किन पहाड़ियों पर उगाई थी। तो वो पहाड़ी थी सुलेमान किरथर पहाड़ियों पर उगाई थी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन देखो दोबारा एग्जामिनर ने पूछ दिया, बिल्कुल फेस टू फेस को एनसीईआरटी बुक में से क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल वहीं से पूछ रहा है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन तैयार होते हैं आपके। दूसरी बात यह है कि ये जो क्वेश्चन पूछा था सुलेमान किरथर पहाड़िया, ये 2014 के एग्जाम में पूछा था, और 21 जनवरी 2024 का जो एग्जाम है यहाँ से पूछा है। अब इसमें क्वेश्चन में और क्या पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि सुलेमान और किरथर पहाड़िया किस दिशा में है। तो वो आपका है भाई उत्तर और पश्चिम की दिशा में। कहाँ से है भाई? उत्तर और पश्चिम की दिशा में। लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल उगाना प्रारंभ किया। वे भेड़ बकरी और गाय बैल पशुओं को चराते थे, यानी कि पालना शुरू करा। दूसरी बात, एक बात आती है कि भाई आपका क्वेश्चन जो बन सकता है, ये बन सकता है कि कृषि का विकास हुआ किन पहाड़ियों पर, कृषि का विकास हुआ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या ये नहीं पूछ सकता तो ये पूछ सकता है कि सबसे पहले चावल किस स्थान पर उगाया गया। तो वो स्थान है विंध्य की पहाड़ियाँ, यानी कि गारो तथा मध्य भारत में जो विंध्य की पहाड़ियाँ है, वहाँ सबसे पहले क्या उगाया गया? चावल को उगाया गया भाई। और यहाँ ये कृषि का विकास हुआ, इस क्षेत्र में क्या हुआ? कृषि का विकास हुआ। ये उत्तर से पूर्व में है, गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ है, और यहाँ सबसे पहले चावल को उपजाया गया। तो वो इस तरह पूछ सकता है क्वेश्चन एनसीईआरटी में। एसएसटी का जो पेपर आएगा आपका सीटेट का, वो पूछेगा कि किस स्थान पर कृषि का विकास हुआ और सबसे पहले जो चावल उपजाया गया वो कौन सी पहाड़ियाँ है, कौन सा स्थान है। तो वह है गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। ठीक है भाई, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखो मैंने दो कॉन्सेप्ट समझाए। एक कॉन्सेप्ट समझाया कि नर्मदा नदी, ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट समझाया सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। बिल्कुल आप जाकर के देख लेना, 21 जनवरी 2024 का जो एग्ज़ाम था सीटेट का एसएसटी वाला, सीधा यहीं से क्वेश्चन पूछा है। 2014 में भी एग्ज़ाम को पूछा था। ये कक्षा 6 का पहली बुक है हमारे अतीत, और उसका पहला ही चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन 2 बार पुटअप हो चुका। अब आगे चलते हैं। ये एक मैप दे रखा है भाई कि हमें दे रखा है। देखो सुलेमान पहाड़ियाँ कहाँ सी है, देखो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ है काबुल नदी के द्वारा। देखिए ये जो एरिया है आपको मैं बता दूं, ये जो एरिया है ये सिंधु नदी है, और सिंधु नदी कहाँ है? पाकिस्तान के, मतलब वहाँ से जो झेलम नदी है, चेनाब नदी है और रावी नदी है। ये नदी जो पड़ती है जम्मू कश्मीर के एरिया में पड़ती है इतनी, ठीक है। और जो काबुल नदी है ये पड़ती है, जो सिंधु नदी है ये क्षेत्र जो पड़ता है ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो मतलब आज के डेट में जो किरथर और सुलेमान पहाड़ी है वो कहाँ पर है?
वो है आपके पाकिस्तान के क्षेत्र में, यानी कि पाकिस्तान में। ठीक है भाई। झेलम नदी, चेनाब नदी, ये सारी जो नदी है ये आपकी है कहाँ से, ये आपकी है जम्मू कश्मीर में। ठीक है भाई। विंध्य की पहाड़ियाँ और नर्मदा नदी, सतपुड़ा, ताप्ती नदी, ये रही आपकी भाई। ठीक है। तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, अगर आपने एनसीईआरटी बुक अच्छे से तैयारी कर रखी है। ठीक है। क्योंकि बहुत से छात्रों को ये नहीं पता होता कि हम एनसीईआरटी बुक पढ़े कैसे और कहाँ से पढ़े। तो भाई मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आप एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़े या कैसे डाउनलोड करें। ठीक है। उस वीडियो को जा कर के देखिए, आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि हम एनसीईआरटी बुक को कैसे मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। ये बात आपको मैं बता रहा हूँ। चाहे वो देखो सी टेट का, सॉरी देखो सी टेट का जो सेकंड पेपर दे रहा है, सेकंड पेपर या साइंस वाले हो, ठीक है भाई, और चाहे एसएसटी वाले हो, यानी कि जिन पे साइंस वाले जिन पे मैथ साइंस है, वे भी बिना एसएस यानी कि एनसीईआरटी बुक के बिना वे अपना सी टेट का पेपर नहीं निकाल सकते। दूसरी बात, सेकंड पेपर निकालने के लिए एनसीईआरटी बुक पढ़नी पड़ेगी, और दूसरी बात जो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन हैं उनको आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। एक तो रोहित वैद्वान जो अध्ययन मंत्रा वाले सर है, उनकी बुक निकली हुई है, हर सब्जेक्ट की बुक निकली हुई है, वो रेफ़र कर सकते हो। एक यूथ कंपटीशन है, उसकी रेफ़र कर सकते हो। और जो सचिन एकेडमी है, सचिन सर जो है वे बुक लॉन्च करने वाले हैं, उनका इंतज़ार कर लीजिए, उनकी बुक रेफ़र कर सकते हो। ये बहुत मोस्टली क्या नाम प्रकाशन है, मतलब एक तो सचिन एकेडमी, ये तो क्या नाम सी टेट के बादशाह है, और रोहित वैद्वान सर जो अध्ययन मंत्रा वाले हैं उन्होंने भी बुक लॉन्च कर दी है, उनकी भी बुक आप रेफ़र कर सकते हो। ठीक है। अपनी जो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन की तैयारी के लिए, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। पर एनसीईआरटी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, जब भी आप अपना पेपर निकाल सकती हो। ठीक है भाई। ये इतनी बात थी। अब आगे चलते हैं भाई। यहाँ से अब देखो कितनी क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन पूछा है कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के बारे में बताइए। अब इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है भाई। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले। ठीक है। तो ये किसके किनारे है, समुद्री तटवर्ती इलाकों के नगरों का विकास कहाँ हुआ, 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब एक क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से बना सकता है, क्वेश्चन बना सकता है यहाँ से कि दक्षिण जो एशिया है, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल होते हैं। आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देश कहाँ से आते हैं, दक्षिण एशिया में आते हैं। अब दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं वो गिन लो। आधुनिक भारत यानी कि हमारा भारत, ठीक है, 1, पाकिस्तान 2, बांग्लादेश 3, नेपाल 4, भूटान 5, श्रीलंका 6, अफगानिस्तान 7 और ईरान 8, चीन 9 और म्यांमार 10। यानी कि दक्षिण एशिया में 10 देश आते हैं। ठीक, जो दक्षिण एशिया में आता है। और दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। क्या है, महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्री पहाड़ियों और पर्वतों में बटे होने के कारण ये उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है भाई, क्या कहा जाता है, दक्षिण एशिया एक छोटा महाद्वीप है, पर पहाड़ी और समुद्रियों के कारण और पर्वतीय क्षेत्रों के कारण इसको उपमहाद्वीप भी कहा जाता है भाई। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरी बात, जो गंगा और इसकी सहायक नदी है कौन है भाई, गंगा की सहायक नदी कौन है, सोन नदी है गंगा की सहायक नदी। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में क्या थे भाई, मगध था, जो अब वर्तमान में बिहार राज्य है। यानी कि जो बिहार राज्य है उत्तर प्रदेश के
प्रयागराज के बराबर में, मतलब उत्तर प्रदेश के बराबर में जो राज्य है बिहार, ठीक है, उसको किस नाम से जानते थे? मगध नाम से जानते थे। ठीक है भाई, प्राचीन काल में उसका नाम था मगध। ठीक है, अब फिलहाल उसका नाम वर्तमान में क्या है? बिहार है। ठीक है भाई, यहाँ शक्तिशाली राजा भी हुए हैं, शक्तिशाली राज्य भी स्थापित हुए हैं। ठीक है भाई, अब लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के हिस्से एक दूसरे के हिस्से की यात्रा भी करी है। चलो यहाँ से तो इतना क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें है। अब बात करते हैं भाई यहाँ से, पहाड़ियों, पर्वत, समुद्री उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जो पहाड़ी है, पर्वत है, समुद्र है, इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक का निर्माण करते हैं। किस प्राकृतिक का निर्माण करते हैं? पर्वत, पहाड़ी और समुद्र। ध्यान रखना, यहाँ दक्षिण एशिया, ठीक है भाई, दक्षिण एशिया का निर्माण करती है ये। देखो अभी मैंने आपने बताया था ना, देखो ये रहा, देखो ये रहा, जो पहाड़ी है, पर्वत है और समुद्री है, किस महाद्वीप का? उपमहाद्वीप का विकास करती है। और ये कहाँ, किस नाम से जाना जाता है? ये दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाता है। अब दक्षिण एशिया में भारत भी आता है। ठीक है भाई, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ये बनते हैं भाई आपके। ठीक है, तो ये इस तरह आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये पहला ही चैप्टर चल रहा है। ठीक है, अब इसमें पहले चैप्टर में अब यहाँ से क्या है भाई, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का समृद्ध किया गया है। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके एक दूसरे को विचारों को अपनाते हैं। ठीक है भाई, अब दूसरी बात है कि जो हमारा देश है, देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया, भारत जैसे नामों को प्रयोग करते हैं। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसको संस्कृत में क्या बोलते हैं भाई? सिंधु बोलते हैं। तो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि भाई जो इंडिया शब्द है, तो संस्कृत में उसको किस नाम से हम जाना जाता है? ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बने हैं। ठीक है, तो सिंधु बोलते हैं भाई। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाइए। ठीक है भाई, एटलस में ईरान और यूनान का पता लगे। एटलस का मतलब है जो मानचित्र है। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले यूनानी सिंधु को क्या बोलते थे? हिदोस या इंदोस बोलते थे। क्या बोलते थे भाई? जो ईरानी और यूनानी सिंधु आए थे, यानी कि प्राचीन का उसमें, ठीक है, संस्कृत में सिंधु बोलते थे। और इंडिया शब्द किसने दिया? वो अंग्रेजों ने दिया है। तो हिंदोस तथा इंदोस नदी, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है भाई एग्जाम के अंदर। ठीक, यहाँ से भी आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंडिया का भारत नाम का प्रयोग, देखो पहले हमारे हिंदुस्तान को सिंधु बोला, किसी ने इंडिया बोला, भारत भी बोला। तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग एक समूह ने किया था। इस समूह का लेख संस्कृत की आरंभिक जो 3500 वर्ष पूर्व है, कहाँ से उल्लेख मिलता है भाई इसका? वो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो एग्जामिनर है, एनसीईआरटी बुक से कहीं से भी क्वेश्चन वो बना सकता है। अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी है तो एसएसटी हो चाहे साइंस हो, कुछ भी हो, आप एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये पूछ सकता है कि भाई जो ईरानी और यूनानी थे, और सिंधु को हिंदोस और इंदोस भी कहा है। ठीक, तो वे किस समूह के थे और इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इनका उल्लेख जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। कब मिलता है? 3500 वर्ष पुराने जो उल्लेख है, समूह थे, उनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान को सिंधु बोल रहा है, इंडिया बोल रहा है, हिदोस बोल रहा है, इंदोस भी बोल रहा है। ठीक है, तो कई नाम से इन्हें जाना जाता है। अब एक चीज़ यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि
जब आपका अगस्त 2023 में पेपर हुआ था तो यहाँ से पूछा गया था ताड़पत्र के बारे में, यानी कि जो पांडुलिपि का प्रयोग होता है वो किन मतलब पत्तों के लिए होता है। तो वो पांडुलिपि जो होता है वो ताड़पत्र के पत्तों पे ही लिखी हो जाती है। और इनको क्या बोलते हैं, देखो यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर, क्या भाई, ताड़ के पत्तों को काटकर अलग अलग हिस्सों में एक साथ बांध दिया जाता है और ये भुज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि होती है। अब इसको देख लेते हैं भाई कैसी होती है। ये ऐसी होती है, ठीक है भाई। ये एनसीआर, तो ये आपका देखो ये ताड़पत्र है, ठीक है, ये पांडुलिपि है, ताड़पत्र है, इस पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसी पांडुलिपि हो गई थी ताड़पत्र, जिसको भुर्ज पेड़ की छाल से बनी हुई होती है, ठीक है भाई। अब यहाँ से आ जाओ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा बिल्कुल। देखो पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, देखो अंग्रेजी में, देखो पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं। और इसको मैन्युस्क्रिप्ट शब्द, लैटिन शब्द मैनु जिसका अर्थ है हाथ से लिखना, यहाँ हाथ से लिखना जो पांडुलिपि है इसका क्या अर्थ होता है, हाथ से लिखना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है, जब आपके जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और जो ताड़पत्र के पेड़ होते हैं ये कहाँ मिलते हैं, हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं, जिनको भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है, ठीक है भाई। तो यहाँ से जो पांडुलिपि है आपके, पांडुलिपि होती है ये कहाँ से, भुज नामक पेड़ की छाल से तैयार होता है। और ये जो पेड़ है ये हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है भाई। अंग्रेजी में पांडुलिपि बोलते हैं, या पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। और लैटिन शब्द में मेनू का अर्थ होता है हाथ से लिखना, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपका ये चीज़ें हैं। आगे चलते हैं भाई। तो ये आपके भाई है, कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट हो गए। ऐसी कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है जो मंदिरों विहारों से प्राप्त होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पांडुलिपि मतलब किस स्थान से प्राप्त होती है, वो ज़्यादातर मंदिरों और विहारों से, मंदिर हो गए, ठीक है। आपके जो विहार होते हैं, विहार बोलते हैं, जैसे जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, तो बौद्ध धर्म में जो छोटे छोटे मठ हुआ करते थे उनको विहार बोलते थे, ठीक है। और मंदिर आपको पता ही है भाई आपको, ठीक है। तो मंदिर और विहारों की स्थापना हुई थी जैन और बौद्ध धर्म में। तो वहाँ पे ये क्या पांडुलिपि इनका प्रयोग होता था, ये पांडुलिपि खोगी उस टाइम पे, मतलब कुछ नष्ट होगी, कीड़े मकोड़े खा गए, ठीक है। इनमें क्या क्या लिखा हुआ है, राजाओं के जीवन, औषधि, विज्ञान आदि प्रकार की चर्चा इसमें हमें मिलती है देखने को। अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक, क्योंकि जितने भी काव्य है, कविताएं है, नाटक है, ये कहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सब लिखी हुई है ताड़पत्रों पर, ठीक है भाई। और प्राकृतिक और तमिल भाषा में भी है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, क्या करते थे, प्राकृतिक भाषा का लोग जो प्रयोग जो है वो आम लोग करते थे। वैसे संस्कृत का प्रयोग करते थे, ठीक है भाई, संस्कृत का प्रयोग करते थे। अब देखो जो ये लेख मिला है, ये जो लेख मिला है आपको, देखो ये कहाँ कहाँ से मिला है, 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख कहाँ है, अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। और इस लेख में किसका है, अशोक नामक शासक का आदेश इसमें लिखा हुआ है, ठीक। और अब इसके बारे में आप अध्याय 7 में जाकर के पढ़ोगे, यानी कि हमारे अतीत का जो लेसन 7 है उसके बारे में आप जाकर के पढ़ोगे, अशोक के बारे में, ठीक है भाई। तो ये इस तरह की हमारे पास ताड़पत्र प्रतिलिपि होकर थी, जिसमें राजा महाराजा अपने मतलब चीज़ों को लिखवा कर थे।
अब ये है भाई कुछ मन के है। देखो, एक प्राचीन नगर में चांदी के सिक्के भी मिले हैं, ठीक है भाई। ये एक मन का भी मिला है, ये चांदी के सिक्के हैं आपके, ये चांदी के सिक्के है, ये मन का है आपका, ठीक है। तो ये सब अगर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से हर एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ डीएसएसबी का जो टीजीटी पीजीटी में जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछी जाती है, अगर आपने 6 से 8 तक की क्लास की भी आपने तैयारी कर ली ना, तो यहाँ से भी आपका डीएसएसबी का टीजीटी का जो फर्स्ट पेपर होता है और टीजीटी का जो डीएसएसबी का सेकंड पेपर होता है, यहाँ से आपका बिल्कुल भर भर के मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाएगा बिल्कुल, ठीक है भाई। तो यहाँ से आप एनसीईआरटी बुक को रेफ़र करो, एनसीईआरटी बुक पढ़ लो बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। जो भी मतलब आपके लिए मेन चीज़ होगी मैं आपको बता दूंगा इसमें कि भाई आपको क्या पढ़ना है इसमें और क्या आपको छोड़ना है, क्योंकि आप सारा बुक पढ़ोगे भी बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो, एक चीज़ ये है कि एक ये पूछा कि ईसाई धर्म, ठीक है, ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक है कौन है, वो ईसा मसीह है, कि जन्म की तिथि की जाती है कि 2000 वर्ष पहले, ठीक है, 2000 वर्ष पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है। और 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद की तिथि को क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं। यानी कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो 2000 वर्ष पहले के में बोलते हैं ईसा पूर्व, यानी कि ईसा से पहले का जो समय होता है वो ईसा मसीह से पहले का समय है, ठीक। और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथि का उल्लेख करते हैं। यानी कि इन्होंने बोला है कि जो 2000 वर्ष है, इन्होंने इस वर्ष को क्या मानना है, केंद्र बिंदु मानना है। क्या मानना है भाई, केंद्र बिंदु मानना है। और इसी 2000 वर्ष को केंद्र बिंदु मान करके ये ईसा पूर्व बोलते हैं, यानी कि 2000 ईसा पूर्व ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है भाई। बस ये चैप्टर भाई यहाँ पे ख़त्म है। हर रोज़ एक चैप्टर आएगा आपके लिए एनसीईआरटी का। आप अगर कमेंट करना कि भाई आपको वीडियो मतलब रुक रुक कर चाहिए या खास चाहिए, जैसे भी आप कहोगे मैं उसी हिसाब से आपको लिए कंटेंट तैयार करा दूंगा। बाद में मैं आपको 1 लाइनर क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहले आप हर चैप्टर की थ्योरी समझ लीजिए कि हर चैप्टर में थ्योरी क्या है, ठीक है भाई। जब भी आप एसएसटी का एग्ज़ाम निकाल सकते हो सीटेट का। ये जो एनसीईआरटी बुक है 6 से 8 तक की मेरे पास है, इसकी मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप किस किस की तैयारी कर सकते हो, सीटेट का सेकंड पेपर, ठीक है भाई सॉरी, सीटेट का सेकंड पेपर, डीएसएसबी में टीजीटी पीजीटी में जो मेन पेपर आता है मतलब 20 नंबर की जो जीके आती है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। और डीएसएसबी का जो टीजीटी का एग्ज़ाम है एसएसटी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ से आप तैयारी कर लेना। आई होप बहुत अच्छे हो गए भाई। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए। जो आपको इसमें चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, नमस्कार।